जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है ताने। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। देख पूजा, ये सब तेरे मायके में चलता होगा, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। मेरे हिसाब से ही सारा कुछ होगा। तेरी माँ रखी हुई साड़ियाँ दे देती है, पर मैं तो अपनी समधन को नई साड़ी ही भेजूंगी। तू मुझे 5,000 रुपये दे दे बस। दीपक से मैंने बात कर ली है। देखना सुंदर सी साड़ी लाकर मैं कोमल की सास को खुश कर दूंगी। उसकी सास उससे खुश रहेगी, तभी तो मेरी बेटी वहां खुशी से रह पाएगी। अब अपने मायके वालों की तरह कंजूसी मत कर। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर पूजा का माथा फिर से ठनक गया। अब उसके पास अपनी सास को पैसे देने अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। उसने अलमारी से पैसे निकाले और अपनी सास को दे दिए। बात छोटी सी थी। पूजा की ननद कोमल का शादी के बाद पहला जन्मदिन था और विभाजी ने कोमल के लिए तो सोने की चेन बनवा ली थी और वो उसकी सास को भी महंगी साड़ी उपहार में देना चाहती थी। पूजा ने सास को समझाया कि ये तो दीदी का जन्मदिन है, तो उनकी सास को साड़ी देने की क्या जरूरत है। पर विभाजी समझना ही नहीं चाहती थी। उन्हें तो अपने समधन जी को किसी भी हाल में बस खुश रखना था। वो उन्हें किसी न किसी बहाने से उपहार भेज ही देती थी। पूजा ने यह भी कहा कि ठीक है, आपको साड़ी भेजनी हो तो शादी में इतनी साड़ियां बच गई है, कुछ कोमल अपने साथ नहीं लेकर गई तो उसी में से भेज दीजिए। बेकार ही खरीदने की क्या जरूरत है। इसी बात पर विभाजी गुस्सा हो गई। बोली कि मैं अपनी समधन को अच्छी साड़ी भेजूंगी, तेरी माँ की तरह रखी हुई साड़ी नहीं भेजूंगी। ये बात कहकर विभाजी ने आज फिर पूजा के मायके वालों का अपमान भी कर दिया और ये भी जता दिया कि तेरी माँ तो रखी हुई साड़ियाँ ही भेजती है। फिर ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है। घर में कुछ भी बात होती थी, कुछ भी तनाव होता था, विभाजी आदतन पूजा के मायके वालों को घसीट ही लेती थी। उनकी यही बात पूजा को बहुत अखरती थी। समधन जी को देने में बुराई नहीं थी, पर बेटी की माँ को अपने बेटे को घर और बजट भी देखना चाहिए। बस बेटी का घर भरने के लिए बेटे का घर तो खाली नहीं किया जा सकता है। पर विभाजी ये सब सुनने को ना तैयार है, ना ही समझने को तैयार है। पूजा के भी 2 साल पहले ही दीपक से शादी हुई है। दीपक की बैंक में नौकरी है और उनके पिताजी की मृत्यु कुछ साल पहले हो गई थी। माँ ने दोनों बच्चों को संभाला और परवरिश की। कोमल की जिद थी कि पहले घर में भाभी लाओ, फिर वो शादी करके जाएगी। दीपक की शादी के साल भर बाद कोमल की शादी हो गई। दीपक ने शादी में कोई कसर ना छोड़ी ताकि अपनी माँ और छोटी बहन को खुश रख सके। पिताजी केवल ये घर छोड़कर गए थे, बाकी की सेविंग उनके इलाज में लग गई थी और उन्हें बचाया भी नहीं जा सका था। विभाजी बेटी की शादी से बहुत खुश थी। मन भरकर बेटी के ससुराल में दिया था। उनका मानना था कि बेटी को जितना दोगे उतना ही उसे ससुराल में प्यार और सम्मान मिलेगा। पूजा को उनके देने से कोई दिक्कत नहीं थी, पर अनाप शनाप देने से घर का बजट ही हिल जाता था। एक दिन कोमल अपने सास ससुर के साथ अपने मायके आई थी। वहीं किसी रिश्तेदार की शादी थी, तो पूजा को लगा कि सब लोग खाना तो शादी वाले घर में ही खाएंगे, तो उसने नाश्ते की तैयारी कर ली। जब सब लोग आए तो पूजा ने प्रेम से नाश्ता करवाया और अपना काम करने लगी। जब वो रसोई में थी तो विभाजी ने टोका, बहू खाने की तैयारी कर लो। पूजा भी बोली, मम्मी जी ये लोग खाना तो शादी वाले घर में ही खाएंगे, तो फिर खाने की तैयारी करने का क्या मतलब है। मुझे कोमल दीदी ने खुद कहा था, बहू ये सब तेरे मायके में चलता होगा कि समधी और समधन जी से खाने की ना पूछा जाए। हमें तो हमारा फर्ज निभाना है, खाने की पूछना नहीं है, खाना तैयार रखना है, ताकि उनको ये ना लगे कि हमने सिर्फ खाने का पूछा है, खाना तो बनाया ही नहीं। तू फटाफट 4 सब्जी, रायता और सलाद बना ले। मैं दीपक से मिठाई मंगवा लेती हूँ। जब नाश्ता करने के बाद कुछ घंटे आराम करके वो लोग जाने लगे तो विभाजी ने कहा, समधन जी खाना तैयार है, आप लोग खाकर जाइए। पूजा ने कितने प्यार से आप सब लोगों के लिए कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, काजू करी और मिक्स वेज सब्जी बनाई है। साथ में रायता और पुलाव भी है। आप बहू के हाथ का खाना खाएंगे तो खाते रह जाएंगे। समधन जी, कोमल की सास ने कहा। वे लोग खाने को देखते हुए बोले, आपने इतनी तकलीफ क्यों की? हम शादी में लंच पर ही आए हैं, अब शादी वाले घर में भी तो जाना है और खाना भी खाना है, तो अगली बार आएंगे। हम तो आपसे मिलने आए हैं। हम रात तक शादी में रहेंगे और कल सुबह जल्दी निकल जाएंगे। और वो लोग चले गए। विभाजी बहुत खुश थी, पर पूजा बहुत परेशान थी। बेकार ही मेहनत करवा दी
और घर में 3 लोग ही तो हैं, इतना सारा खाना अब कौन खाएगा। पूजा का मन तो किया कि वो अपनी सास को 2 शब्द सुना दे, पर दीपक ने मना कर रखा था कि मम्मी को कभी कुछ मत कहना, इसलिए वो सब सुनकर भी चुप रह जाती थी। पूजा घर संभाल रही थी। उसे सफाई में पुराने पर्दे मिले तो उसने पुराने पर्दों से कुछ थैले सिलवा लिए, क्योंकि हाथ से सिलवाए गए थैले बाजार में मिलने वाले थैलों से मजबूत होते हैं। जब थैले सिलकर आ गए तो उसने सास को दिखाए तो विभाजी ने फिर से ताना मारा, बहू ये सब तेरे मायके में चलता होगा, तेरे मायके में ऐसे ही फटे पुराने कपड़ों के थैले सिलवाए जाते होंगे, तभी तुझे आदत है। कंजूसी की हद हो गई। बाजार में इतने सुंदर थैले मिलते हैं और अब तो दीपक भी कितना कमा रहा है, तुम फालतू ही कंजूसी करती हो। नए और अच्छे थैले खरीद कर ले आती। विभा ये कहकर कमरे में चली गई। आज तो पूजा की आंखें भर आई। दीपक वहीं सोफे पर बैठा था तो उसे भी ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। रात को पूजा चुप थी। दीपक उसकी पीड़ा को समझ रहा था। दीपक, हमारे घर का सिस्टम ही उल्टा है। मैं बहू होकर पैसा बचाने की कोशिश करती हूँ और मम्मी जी पैसा फालतू खर्च करती है। मैंने मेरे मायके में हिसाब से चलना सीखा है। मुझे लगा पापा जी तो है नहीं, मम्मी जी ने आपको और दीदी को पाला है तो उन्होंने घर देखकर चलाया होगा, पर यहाँ तो कहानी ही दूसरी है। मैं जो करती हूँ उन्हें पसंद नहीं आता है तो साफ कह दे, मुझे इतना बुरा नहीं लगेगा। पर हर बार मेरे मायके वालों को बीच में घसीटना और उन्हें ताना देना जरूरी है क्या? मुझसे ये सब सहन नहीं होता है। मुझे मम्मी जी को समझाना पड़ेगा। ठीक है, तुम अपने हिसाब से मम्मी से बात कर लो, पर उन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पापा के बिना उन्होंने बहुत समझौते करके जीवन बिताया है और अब मेरी नौकरी लगी है तो अपने सभी अरमान पूरे करना चाहती है। दीपक ने उसे समझाया। कुछ दिनों बाद पूजा की ननद कोमल रहने के लिए मायके आई तो पूजा उनकी खातिरदारी में लग गई और ननद का मनपसंद खाना बनाकर खिलाती थी और कोमल का बहुत ध्यान भी रखती थी। एक सुबह उठकर पूजा रसोई के काम में लग गई। उसने दूध गैस पर चढ़ाया और नाश्ता बना रही थी। फ्रिज से सब्जियां निकाली और उन्हें धोने लगी। तभी विभाजी रसोई में आई। अरे ये क्या, इन पुरानी सब्जियों से मेरी बेटी के लिए नाश्ता बनाओगी? ये सब तेरे मायके में चलता होगा। मेरी बेटी को ढंग का और ताजी सब्जियों से बना नाश्ता बनाकर खिलाना। तेरे मायके की तरह हमारे घर में कोई कमी नहीं है। अपनी माँ की बात सुनकर कोमल भी हैरान थी। तभी पूजा बोल पड़ी, मम्मी जी बहुत हो गया। आप मेरे और आपके झगड़े में हमेशा मेरे मायके वालों को बीच में क्यों ले आती हैं? आपको मुझसे लड़ना है तो सीधे ही लड़ा करें। मेरी कोई बात पसंद नहीं है तो मुझे कहें, पर हर बार मायके वालों को ताना देना, उनका अपमान करना, ये तो ठीक नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता है कि आपको मेरे मायके वालों से क्या दिक्कत है। आप ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? मेरी किसी बात से गुस्सा हैं तो मुझे डांटिए, समझाइए, मुझे इतना बुरा नहीं लगेगा। आप बड़ी हैं, मेरी सास हैं, आपका पूरा हक है मेरे ऊपर। आप मुझे कुछ भी कह सकती हैं, पर इस तरीके से कहेंगी तो मेरे दिल में आपके लिए इज्जत कम हो जाएगी। पूजा की बात सुनकर विभाजी गुस्सा हो गई और अपनी बेटी कोमल की ओर देखकर बोलती है, देख ले तेरी भाभी का व्यवहार, मेरे साथ कैसे जवान लड़ाती है। आजकल की लड़कियों को तो जरा भी तमीज नहीं है। मम्मी, भाभी गलत नहीं कह रही है। पहले आप उन्हें ये सब बोलती थी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, तब मेरी शादी नहीं हुई थी। पर अब मुझे भी फर्क पड़ता है। मैं भी ससुराल चली गई हूँ। मैं ससुराल वालों का पूरा सम्मान करती हूँ, दिल से उनकी सेवा करती हूँ। अपनी सास को माँ ही समझती हूँ, उनके अनुसार हर काम करती हूँ। वो लोग मुझसे खुश रहते हैं और मैं उनसे खुश रहती हूँ। भाभी भी तो ये सब करती है, पर बदले में उन्हें ताने ही देते हो। कोई भी बहू ससुराल में खुश रहती है, पर जब बात बात पर उसके मायके वालों को ताने दिए जाएं, तो उसे सहन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 2 दिन से मैं यही सब देख रही हूँ। जब मुझे ये सब सुनना अच्छा नहीं लग रहा है तो भाभी को कितना बुरा लग रहा होगा। कोई भी बेटी अपने मायके वालों के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकती है। मम्मी, मेरे ससुराल वाले भी ऐसे ही दिन भर मेरे मायके वालों को ताने देंगे तो मैं भी बोल पड़ूंगी। मेरी भी जुबान खुल जाएगी। मैं भी अपने मायके वालों के पक्ष में बोलूंगी। मम्मी, भाभी के मायके वालों के घर का माहौल अलग है। अब इतने साल भाभी मायके रहकर आई है तो थोड़ा बहुत मायके का असर तो रहेगा ही। वो उस हिसाब से काम कर रही है। आपको उनका ये तरीका और सोच पसंद नहीं है तो आप अपने हिसाब से उन्हें समझाइए। अब उन्हें इसी घर में तो रहना है, उसमें मायके वालों को घसीटने की क्या ज़रूरत है। अभी मुझे भी मेरे ससुराल वाले आप लोगों के लिए कुछ कहेंगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। मम्मी, आपका भी तो मायका है,
दादी ने कभी आपके मायके वालों के लिए कुछ नहीं कहा, कभी मेरे ससुराल वाले भी आपके लिए कुछ नहीं कहते, तो फिर आप रोज रोज भाभी का दिल क्यों दुखाती रहती हो? तभी दीपक भी बोलता है, मम्मी ज़्यादा कुछ बोल दूँ तो मुझे माफ़ कर देना। मैं भी कई दिनों से ये सब देख रहा हूँ। पूजा मेरी सैलरी और बजट देखकर कुशलता से घर चला रही है, जबकि उसके मायके में पैसों की कोई कमी नहीं है। चाहती तो वो भी पैसे उड़ा सकती थी, पर उसे मेरी और इस घर की फिक्र है। सभी रिश्ते भी निभाकर चल रही है। वो आपके और कोमल के लिए कभी कुछ गलत नहीं बोलती, तो फिर आप हर बार उसके मायके वालों को हर झगड़े और छोटी बड़ी बात में बीच में क्यों ले आते हो? इतने दिनों ये चुप रही, पर अब इसके सब्र का बांध टूट गया है। मैंने ही इसे इतने दिन तक समझा कर रखा था, तो वो चुप रही थी। अपनी बहू और अपने बच्चों दीपक और कोमल की बात सुनकर विभाजी चुप हो गई। उन्हें महसूस हुआ कि वो अपनी बहू के साथ कितना गलत कर रही थी। उनके अपने बच्चों ने उन्हें आज आईना दिखा दिया। उन्होंने पूजा की ओर देखा तो उन्हें आत्मग्लानि महसूस हुई। बहू, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ना ही ऐसा बोलना चाहिए था। मैंने तेरा बड़ा दिल दुखाया है, पर अब और नहीं। तू तो इस घर का भला चाहती थी, घर को अच्छे से चला रही थी, और एक मैं हूँ जो एक स्त्री होते हुए तेरा दर्द ना समझ पाई। हर स्त्री को अपना मायका बहुत प्यारा होता है, मुझे भी है। आगे से ऐसा नहीं होगा। विभाजी ने कोमल और पूजा दोनों को गले लगा लिया। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।